भाइयों नमस्कार। मैं ओम प्रकाश राठौर बिलासपुर से। भाइयों, आज मैं आपके सामने श्रद्धेय डॉक्टर साहब और जीजी पर लगे हुए आरोप के संदर्भ में छत्तीसगढ़ की भूमिका क्या हो और हमारी क्या जिम्मेदारी, इस विषय पर कुछ आपके साथ चर्चा करना चाहता हूँ। और चर्चा के क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह छत्तीसगढ़ की एक लड़की ने श्रद्धेय डॉक्टर साहब और जीजी पर आरोप लगाई और इसके पश्चात किस प्रकार के घटनाक्रम छत्तीसगढ़ में आगे बढ़ते हुए क्रम में हम सबको सामने आया और किस तरह से हमारे अपने ही लोगों ने इस घटना को कौन सा स्वरूप प्रदान किया और किस प्रकार की उसमें सहभागिता बनाई। उसमें बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो शायद आपकी जानकारी में नहीं होगा कि आरोप लगाने वाली लड़की के पश्चात हमारे और भी कैसे कैसे यहाँ लोग हैं, परिजन हैं, जिन्होंने इस घटना को हवा दी और किस किस प्रकार की हवा दी। तो वो आपके सामने मैं आज रखना चाहूँगा उन सारे तथ्यों को जिसको जानकर आपको हैरानी होगी और आप विश्वास नहीं करेंगे कि ऐसे लोग भी हमारे बीच रहते हैं। उसके पश्चात हमारी अपनी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए, इस विषय पर भी मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। तो भाइयों, मैं शुरुआत करता हूँ। 7 मई को प्रातःकाल जब यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम सभी के सामने यह जानकारी मिली कि दिल्ली में किसी लड़की ने श्रद्धेय डॉक्टर साहब और जीजी पर गंभीर आरोप लगाए हैं और उनके खिलाफ FIR दर्ज हुआ है। सहसा किसी परिजन को यकीन नहीं हो रहा था। ये हम सब के लिए एक अविश्वसनीय, अकल्पनीय घटनाएं थी और मेरे ख्याल से जितने भी गायत्री परिवार के परिजन हैं छत्तीसगढ़ में, किसी को यकीन नहीं हो रहा था कैसे हो सकता है। लेकिन चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से जब लोगों ने देखा तो वो एक दूसरे को पूछते रहे, लगातार एक दूसरे के संपर्क में रहे। मेरे पास भी सैकड़ों फ़ोन आए। मैं खुद हतप्रभ था, हैरान था, परेशान था। ये सब कैसे हुआ, क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। भाइयों, ये घटनाक्रम केवल छत्तीसगढ़ के लिए नहीं, सारे देश और सारे विश्व के लिए एक अचंभित करने वाली बात थी। इस प्रकार की घटनाएं जो कभी कल्पना में नहीं हो सकती थी, आज वो सुनने को मिल जाए। हम 2-3 दिन तक इसी चिंतन में रहे और इसी खोजबीन में रहे कि छत्तीसगढ़ की आखिर कौन लड़की है, उनके साथ क्या हुआ है, वास्तविकता क्या है। ये सारी जानकारी हम इकट्ठा करने में लगे रहे। इसी बीच एक जानकारी और मिली कि छत्तीसगढ़ के ही अपना एक परिजन है जिन्होंने विचार व्यक्त किया है कि डॉक्टर साहब को इस आरोप को ध्यान में रखते हुए अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जब ये बात हमारी जानकारी में आई तो हमें लगा कि लोकतंत्र है, हो सकता है उनका अपना विचार होगा, हम इस पर कभी ज़्यादा गौर नहीं किए। लेकिन उस समय पश्चात जब ये पता चला कि ऐसे विचार रखने वाले 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, इनका एक ग्रुप है, एक संगठन है, तब हमें चौंकना पड़ा। और ये मात्र 2-3 दिन के पश्चात की बात है। 7 तारीख को हमारे सामने घटना आई थी। उसके 2-3 दिन के बाद ये एक अभियान के रूप में ये लोग चलाना शुरू कर दिए थे। हमें चौंकना पड़ा कि आखिर ये कौन लोग हैं और एक साथ इस प्रकार का विचारधारा इनके मन में कैसे पैदा हुआ। शुरुआत में तो हमें लगा था हो सकता है आकस्मिक रूप से इनका विचार पैदा हुआ होगा और इस प्रकार से बातें कर रहे होंगे। लेकिन अगले ही क्षण जब हमने जानकारियाँ इकट्ठा की तो पता चला कि ये एक ग्रुप बना हुआ है इनका और ये बाकायदा इसमें वरिष्ठ कनिष्ठ सब शामिल हैं। वरिष्ठ को संपर्क कर रहा है, कनिष्ठ को संपर्क कर रहा है और ये एक दूसरे को फ़ोन करके लोगों को बरगलाने के काम में लगे हुए हैं। लोगों को जिस प्रकार से कोर्ट में दलील दी जाती है उस प्रकार से दलीलें दी जा रही हैं। हमें बड़ी हैरानी हुई
हमारे अपने ही लोग इस प्रकार से अभियान में लगे हुए हैं। बड़ी परेशानी हुई, बड़ी हैरानी हुई। भाइयों, इन लोगों की भावनाएं क्या थी मुझे नहीं पता, और ऐसा ये क्यों चाह रहे थे ये भी नहीं पता। लेकिन एक बात जरूर सोचने में आया कि क्या ये घटना के बाद इनके दिमाग की उपज है कि घटना के पहले से ही बनी बुनाई योजना है जिसको ये लागू कर रहे हैं। ये बात हमें सोचने पर विवश किया, क्योंकि जहाँ सारा देश, सारा प्रदेश इस घटना को लेकर के हतप्रभ था, कोई और कुछ चीज़ सूझ नहीं रहा था, वहाँ ये कुछ लोग मिल करके इस प्रकार का अभियान अचानक चलाएं, इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। और धीरे धीरे जैसे जैसे हमें यह जानकारियाँ मिलती गई कि 6 तारीख को शाम को जब दिल्ली में रिपोर्ट दर्ज हुआ, उसके कुछ मिनट के बाद ही यहाँ छत्तीसगढ़ में कुछ लोगों के पास इसकी सूचना आ गई थी, और वो लोग छत्तीसगढ़ में ये समाचार फैलाना शुरू कर दिए थे 6 तारीख की शाम को, जबकि साधारण लोगों को इसकी जानकारियाँ नहीं थी। तब सोचने पर विवश होना पड़ा कि आखिर क्या ये वही लोग हैं जिनके पास सूचनाएं पहले से आ गई और जिन्होंने ये वातावरण फैलाया, इस प्रकार का पूर्व नियोजित तरीके से ये काम चल रहा है। सोचने पर विवश होना पड़ा और यह महसूस हुआ कि कहीं न कहीं यह पूर्व नियोजित षड्यंत्र हो सकता है, और जिन्होंने यह इस क्रम को 2-3 दिन के बाद में ही प्रारंभ कर दिया। भाइयों, हम इस विषय में चिंतन कर ही रहे थे और कुछ तथ्य जुटा रहे थे, आखिर ये सब हो क्यों रहा है। इसी बीच एक बड़ी जानकारी मिली, और बिल्कुल नई जानकारी मिली, शायद आपके लिए पहली बार ऐसा होगा जानकारी में, वो ये कि मार्च में रिपोर्ट दर्ज करने के पहले छत्तीसगढ़ में बाकायदा इसकी मीटिंग आयोजित की गई थी। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में इसकी मीटिंग आयोजित की गई थी, और उस मीटिंग में इस षड्यंत्र के प्रमुख सूत्रधार के रूप में जिस व्यक्ति का नाम आ रहा है, वो 1000 किलोमीटर दूर चल के छत्तीसगढ़ में आया और बाकायदा मीटिंग लिया। अब आप भी जानते हैं कि कहीं पर मीटिंग तभी होता है जब उसके समर्थक वहाँ पे रहते हैं, उसके सहयोगी रहते हैं, और उसके कार्यों में सहभागिता जिनकी रहती है, उन्हीं के साथ मीटिंग होती है और उन्हीं के साथ योजनाएं बनती हैं। तो ये छत्तीसगढ़ में मीटिंग आयोजित हुआ, तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के कुछ लोग उसमें शामिल थे, जिनके साथ बैठ कर के योजनाएं बनी, रणनीति बनी, और ये ठीक रिपोर्ट दर्ज करने के कुछ दिन पहले की बात है। तो आप क्या समझते हैं, क्या इन लोगों को रिपोर्ट दर्ज करने की जानकारी नहीं हुई होगी? क्या उसमें ये भी रणनीति नहीं बनी रही होगी कि रिपोर्ट दर्ज होने के बाद क्या क्या घटनाएं घटेंगी, तो उसमें इनकी क्या भूमिका होगी? निश्चित रूप से ये सारे चीज क्रम उस मीटिंग में हुआ होगा। तो प्रश्न पैदा होता है कि आखिर वो मीटिंग में कौन कौन शामिल हो सकते हैं छत्तीसगढ़ के। एक संकेत तो ये मिलता है कि जिन लोगों ने घटना के 3 दिन के बाद से ही डॉक्टर साहब को इस्तीफा देने का अभियान चला रहे हैं, क्या वो लोग शामिल हो सकते हैं? इसके अलावा भी कौन कौन शामिल हो सकते हैं, ये एक जांच का विषय है। लेकिन एक संकेत तो मिलता है, जब हम इस घटना के संदर्भ में और आगे बढ़े और तथ्य जुटाए, आखिर ये जो अभियान चला रहे हैं, ये इनका अचानक मिशन को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि वो बात कहते हैं, और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, एक सुनियोजित षड्यंत्र की आशंका इसलिए भी आ रही है कि ये सारे लोग एक ही भाषा का उपयोग कर रहे थे। वो सिर्फ 2 ही बातों का उल्लेख करते थे मुख्य रूप से। पहली बात ये कहते थे कि जब तक ये केस चल रहा है तब तक डॉक्टर साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये जानते हैं क्योंकि ऐसा केस नहीं है कि 15 महीना दिन 2 महीने में समाप्त हो जाने वाला है, तो महीनों चलने वाला है, सालों चलने वाला केस है। तो इस केस के बहाने ही सही डॉक्टर साहब को उनके पद से हटा दिया जाए, इनका मकसद था। इसलिए बड़ी चतुराई से बोलते थे कि जब तक केस चल रहा है तब तक के लिए इस्तीफा दे दो। और दूसरी बात क्या कहते थे? दूसरी बात कहते थे कि वैसे भी गुरुदेव ने किसी को प्रमुख तो बनाया ही नहीं है, वो तो स्वयं से बन गए हैं, तो प्रमुख तो होना ही नहीं चाहिए। ये 2 बातें हर एक के मुख से निकल रहा था,
तो इसलिए हमें ये सोचना पड़ा कि आखिर एक ही भाषा, एक ही शैली, एक ही बिंदु पर ये सारे लोग की आवाज़ कैसे निकल रही है। इसका मतलब साफ है, ये पहले से ही तय किया गया एजेंडा था इनका, जिनको ये आगे फैला रहे थे। अब बात आई कि इनके दिमाग में ये एजेंडा इस घटना के बाद आई कि इसके पहले भी कोई तार जुड़ा हुआ है। तो जब हमने जानकारियाँ इकट्ठा की तो एक और नई तथ्य सामने आया, और वह तथ्य ये है कि आज से लगभग 6-7 साल पहले शांति कुंज से निष्कासित एक व्यक्ति है, जिन्होंने एक पुस्तिका निकाली, पॉकेट बुक्स। उस पॉकेट बुक्स में उन्होंने श्रद्धेय डॉक्टर साहब के खिलाफ काफ़ी अनर्गल बातें लिखी हैं, काफ़ी दुष्प्रचार उन्होंने किया और पूरे देश में घूम घूम करके उन्होंने प्रचार किया कि देखो डॉक्टर साहब कैसे हैं, आदि आदि। उस प्रचार अभियान में छत्तीसगढ़ में यही लोग छत्तीसगढ़ के प्रचारक बने थे, जो आज डॉक्टर साहब को इस्तीफा देने का अभियान चला रहे हैं। वही लोग थे आज से 7 साल पहले। उन्हीं के पास वो पुस्तकें आई छत्तीसगढ़ में। यहाँ हजारों कार्यकर्ता हैं, वो किसी के पास नहीं आया, इन्हीं गिने चुने लोगों के पास वो पुस्तक आया और यही लोग अपने संपर्क के लोगों को वो पुस्तक को दिखाते थे, देखो डॉक्टर साहब कैसे हैं, देखो डॉक्टर साहब कैसे हैं। तो भाई आप क्या समझते हैं, ये अभियान इनका आज का नहीं बल्कि वर्षों पुराना इनका अभियान है, जो इसको मौका देखते ही चलाना शुरू किए हैं। भाइयों, जहाँ तक मेरा विचार है, प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है, किसी के बारे में कुछ भी टिप्पणी करने के लिए उनका अपना मत है, अपना विचार है, उस पर कोई रोका नहीं जा सकता। लेकिन मेरा तो कहना सिर्फ इतना ही है कि जिस बात को लेकर के आप लोग दूसरों को बरगला रहे हो, जिस बात को लेकर के आप दूसरों को कहते हो कि डॉक्टर साहब को पत्र लिखना चाहिए, शांति कुंज को पत्र लिखना चाहिए, आप क्यों नहीं लिखते पत्र? आप क्यों दोगलापन अपनाते हो? आप ही लोग हो, जब शांति कुंज जाते हो तो घंटों लाइन में लगे रहते हो डॉक्टर साहब को प्रणाम करने के लिए, जीजी को प्रणाम करने के लिए कि 1 मिनट का अवसर मिल जाए। जब डॉक्टर साहब का छत्तीसगढ़ आगमन होता है तो घंटों फूलमाला लेकर के लाइन में लगे रहते हो, जय जयकार करते रहते हो डॉक्टर साहब का, जीजी का। और जब अवसर मिला तो उनके खिलाफ में चूरा भोगने के लिए अभियान चला रहे हो। अरे आप लोग में इतनी हिम्मत है तो आप स्वयं पत्र लिखो ना, किसने रोका है आपको? लिखो डॉक्टर साहब को, जीजी को कि आप इस पद के योग्य नहीं है, आपको पद छोड़ देना चाहिए। आप बोलो उनको, गुरुदेव ने तो आपको बैठाया नहीं, आप क्यों सिंहासन पर बैठ गए? या शांति कुंज के व्यवस्थापक को लिखो। आप में वो हिम्मत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप उनके सामने में जी हुजरी करके अपना चेहरा भी चमकाना चाहते हैं और पीठ पीछे में उन लोगों को भड़का करके उनको बदनाम भी करना चाहते हो। सच्चे अर्थों में कालनेमी यही है। जो प्रत्यक्ष रूप से विरोध कर रहे हैं, चाहे किसी भी रूप में विरोध कर रहे हैं, वो तो सामने दिखाई दे रहे हैं, उनको तो हम पहचान गए, उनका अपना दृष्टिकोण है, अपना मत है और स्वतंत्र है अपने मत व्यक्त करने के लिए। लेकिन ये हमारे हितैषी बनते हैं, आपके मित्र बनते हैं, डॉक्टर साहब जीजी के सामने उनका चरण वंदन करते हैं और उनके पीछे में ये चूरा भोगते हैं। ये वास्तविक में कालनेमी है, पहचानना इनको है। और मैं ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य यही है आज का कि ऐसे कालनेमियों को आप पहचानिए जो दोगला नीति अपनाते हैं। आपको विरोध करना है तो करो ना, आप, किसने रोका है आपको? मगर आप स्वयं करो। 10 लोग को फोन करके मत बोलो, मत भड़काओ उनके दिमाग को, उनकी श्रद्धा को, उनकी भावना को ठेस मत पहुंचाओ। हम जानते हैं इस बात को। लच्छेदार भाषण दे करके आप किसी को प्रभावित कर सकते हो। अच्छे अच्छे वकील झूठ को सच साबित करने के लिए महारत हासिल होते हैं और जज भी प्रभावित हो जाता है, सच मान बैठता है। तो छत्तीसगढ़ के हमारे लोग तो भोले भाले हैं, सीधे साधे हैं। आप अपने तर्कों से, कुतर्कों से, अपने लच्छेदार भाषणों से उन्हें प्रभावित कर सकते हो कुछ क्षण के लिए। वास्तविकता तो सामने आ ही जाती है। आप हिम्मत दिखाओ, खुद लिखो, अन्यथा ये सब काम धंधा छोड़ दो। आप प्रतीक्षा करो कानूनी लड़ाई का, वो जो फैसला होगा उसको सब स्वीकार करेंगे। भाइयों,
मैंने जब दूसरा वीडियो निकाला जीजे के ऊपर केंद्रित, ये मनीषीगढ़ मौन क्यों है, दर्जनों फ़ोन आए, रोज़ आते हैं, लोग पूछते हैं कि भाई साहब वीडियो तो आपका बहुत अच्छा है, लेकिन हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए। कुछ लोगों से हमारी जब बात होती है तो वो कहते हैं कि अब जो भी करेंगे गुरुदेव करेंगे, माता जी करेंगे, वो सर्वशक्तिमान हैं, हम क्या कर सकते हैं। मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूँ, यदि आपके घर में इस प्रकार की घटना घटती तो आप क्या करते? आपके निकटतम रिश्तेदार के यहाँ इस प्रकार की घटना घटती तो आप क्या करते? मान लीजिए आपके दामाद के लिए कोई इस प्रकार का आरोप लगाता, कोई महिला, तो आप क्या करते हैं? निश्चित रूप से हम अपने दामाद के पास जाते हैं, उनकी जो भी परिस्थितियां थी उसका आकलन करते, कानूनी रूप से हम मदद करते, और उसके बाद पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से हम मोर्चा संभालते, क्योंकि हमारी बेटी की इज्जत का सवाल है, हमारी दामाद की इज्जत का सवाल है। हम बाकी लोगों के मुंह को चुप कराते, खबरदार ऐसे कोई अनर्गल बातें की तो ये अफवाह है, ये साजिश के तहत मेरे दामाद को फंसाया गया है। किसी ने कुछ भी बोला तो खैर नहीं, हमें जिम्मेदारी उठाते। हमारे यहाँ पर क्या जिम्मेदारी है? श्रद्धेय डॉक्टर साहब और जीजी के प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है? यदि हम समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है तो हमें कुछ न कुछ कदम उठाना चाहिए। भाइयों, वो छत्तीसगढ़ जिसे परम पूज्य गुरुदेव अपना हृदय स्थल मानते थे, शरीर का वह भाग, हृदय का वह शरीर का भाग हृदय जो सबसे प्रमुख भाग होता है, अंतरात्मा में जिसको स्थान दिए छत्तीसगढ़ को, तथे डॉक्टर साहब छत्तीसगढ़ को इतना स्नेह दिए। सबसे ज़्यादा आगमन परम पूज्य गुरुदेव का छत्तीसगढ़ में हुआ, सबसे ज़्यादा आगमन श्रद्धेय डॉक्टर साहब का छत्तीसगढ़ में, और आज उसी छत्तीसगढ़ ने एक कलंक लगा दिया। सारा देश जिस छत्तीसगढ़ को गायत्री परिवार की दृष्टि से सर्वोच्च सम्मान देता है, आज भी छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं के प्रति सारा देश में वो सम्मान है जो किसी और प्रदेश को नहीं मिला है। आज वही प्रदेश ने एक कलंक लगा दिया। कलंक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसा दाग है, कोर्ट का निर्णय सब सही हो जाएगा, उसके बावजूद भी एक दाग जो लंबे समय तक हमारा पीछा करते रहेगा। लोग हमसे सवाल करते रहेंगे, अन्य प्रदेश के लोग हमसे सवाल करते रहेंगे, ये फर्जी केस हुआ और आप छत्तीसगढ़ के लोग चुपचाप मौन बैठे रहे। क्योंकि इसलिए कि जिसने आरोप लगाई है वो छत्तीसगढ़ की, उस आरोप में बड़ी भूमिका निभाने वाला हमारा कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ का। घटना के पश्चात, घटना के पहले, उस घटना के साथ जुड़ने वाले हमारे छत्तीसगढ़ के कुछ लोग, घटना के पश्चात डॉक्टर साहब को इस्तीफा देने का अभियान चलाने वाले हमारे छत्तीसगढ़ के कुछ लोग। तो जहाँ से इतना लोगों का प्यार मिला, आज वही छत्तीसगढ़ के कुछ काल नियमियों की वजह से ये बदनाम हो रहा है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि जो षड्यंत्रकारी है, जो दूसरे प्रदेश का है, ये छत्तीसगढ़ को बदनाम करने की कहीं साजिश तो नहीं है, कहीं एक तीर से दो निशान तो नहीं लगाया उसने। क्योंकि सर्वत्र रचनात्मक कार्यों में छत्तीसगढ़ अपना एक स्थान बनाया हुआ है। गुरु के प्रति समर्पण, गुरु के प्रति अपना निश्चल निष्कपट भाव से एक स्थान बनाया हुआ है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि एक तरफ डॉक्टर साहब को हम गद्दी से उतार दें और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ को हम पीछे ढकेल दें। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। भाइयों, छत्तीसगढ़ का एक बड़ा राजनेता है वर्तमान में। इस घटना की जानकारी जब उसको मिला, शांति कुंज के एक कार्यकर्ता के पास उनका फ़ोन गया। उनका पहला ही वाक्य था, वो कौन लड़की है जिसने छत्तीसगढ़ की नाक काट दी। पहला ही वाक्य बोले, वो परिजन नहीं है,
लेकिन गायत्री परिवार के प्रति उसकी सद्भावना है। और वो एक राजनेता है, वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि 10 साल के बाद इस प्रकार का आरोप क्यों लगाया जाता है और कैसे लगवाया जाता है, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए उनके पहला वाक्य निकला कि कौन लड़की है जिसने छत्तीसगढ़ की नाक काट दी। और हम परिजन हैं, कार्यकर्ता हैं, मौन साधे बैठे हैं। भाई, व्यक्तिगत रूप से मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार हमारे घर में जब कोई घटना घटती है और हमारे आसपास वाले हमको आकर के ढांढस बंधाते हैं, वो कहते हैं कि आप बिल्कुल मत घबराइए, हम सब आपके साथ हैं, तो एक आत्मबल बढ़ता है। मानसिक स्थिति जो विचलित होती रहती है उसमें ताकत मिलता है कि नहीं, मैं अकेला नहीं, मेरे साथ बहुत लोग हैं। ठीक उसी प्रकार मैं आज चाहता हूँ, सारा देश से एक साथ है, मगर वो साथ दिखाई भी देना चाहिए। जो कालनेमी है विभिन्न रूपों में आकर के सामने आकर के सोशल मीडिया के माध्यम से या और अन्य माध्यमों से दुष्प्रचार करने में लगे हैं, तो आप और हम मिल कर के कुछ तो कर सकते हैं। सच को सच तो कह सकते हैं, ये तो कह सकते हैं कि भाई साहब हम सब आपके साथ हैं। इतने करने में किस बात का हमको भय है। भाइयों, मैं व्यक्तिगत रूप से आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि जितने भी छत्तीसगढ़ के, क्योंकि घटना छत्तीसगढ़ की है इसलिए जिम्मेदारी हमारी छत्तीसगढ़ की है, जितने भी प्रज्ञापीठ हैं, शक्तिपीठ हैं, संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, ये जिले स्तर की बैठक बुलाएं, ब्लॉक स्तर की बैठक बुलाएं। एक जगह नहीं बैठ पाएंगे कोरोना वायरस के चलते, तो ऑनलाइन मीटिंग करें, एक प्रस्ताव पारित करें अपनी संगठन की तरफ से, अपने प्रज्ञापीठ शक्तिपीठ की तरफ से, कि वर्तमान जो भी घटना घटी है इस साजिशकर्ताओं की हम निंदा करते हैं और हम इस वर्तमान संकट के समय में श्रद्धेय डॉक्टर साहब जीजी शांति कुंज के साथ हमारा विश्वास है और उनके साथ खड़े हुए हैं। इस प्रकार का एक भाव प्रकट करें, शब्द आपका हो, भाव आपका हो, मगर उनको लगे कि सारे लोग एकजुट हैं और ये जो कालनेमी, जो कुछ गिने चुने संख्या में रहते हैं, जो लोगों को भ्रमित करने के प्रयास करते रहते हैं, इनको करारा जवाब मिल सके। आपके हौसला देख करके वो परास्त होंगे। आप मौन रहेंगे तो उनको लगेगा कि हमको तो इनका समर्थन प्राप्त है, क्योंकि कुछ बोल नहीं रहे हैं, अर्थात हमारी समर्थन में है। तो न तो आज की स्थिति में हमको मौन रहना है, न तटस्थ रहना है, अपनी समर्थन व्यक्त करना है। तो मैं तो सभी संगठनों से भी चाहूँगा, मैं अपने युवा भाइयों से भी आग्रह करना चाहूँगा कि जितने भी हमारे युवा मंडल हैं, जितने भी हमारे संगठन के भाई हैं, आपस में बैठ करके प्रस्ताव पारित करें और अपनी समर्थन का एक पत्र, चाहे मेल के माध्यम से हो, पत्र के माध्यम से हो, हम जरूर भेजें, जिससे लगे कि पूरा छत्तीसगढ़ कुछ लोगों को छोड़ करके, गिनती के 2-4 जो भी होंगे उनको छोड़ करके पूरा छत्तीसगढ़ आपके साथ खड़ा है और इस लड़ाई में हम आपके साथ रहते हुए आगे बढ़ेंगे। भाइयों, निश्चित रूप से गुरु सत्ता, महाकाल की सत्ता सब पर ध्यान दे रही है और वह सब कुछ ठीक करेगी, लेकिन हमारा अपना जो दायित्व है उसे हमें निभाना पड़ेगा। और इसे निभाने के लिए मैं आप सबको आह्वान करता हूं और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबको पुनः नमस्कार, प्रणाम।